वी विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस, देन आई विल कम टू नो कि किसको कितना आता है, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से पार्टिसिपेट करना, और मैं चाहती हूँ कि सारे आंसर आप मुझे बताओ, मुझे कोई भी आंसर ना बताना पड़े अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. आज क्लास स्टार्ट करें। इज एवरीवन रेडी फॉर द क्लास? Yes, ma'am. यस मैम। तो हम अभी क्या पढ़ के आए हैं? गैस एक्सचेंज। और एक कौन सा टॉपिक करा था लास्ट क्लास में? गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट। गैस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हमने देख लिया था कि गैस एक्सचेंज कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देन हम गैस के ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि ये जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके लिए मीडियम क्या है ट्रांसपोर्ट होने का। क्लियर? यस मैम। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब ये जो ब्रीदिंग रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, ये रेगुलेट कैसे होता है। मतलब कोई ना कोई तो होता होगा ना दिमाग में बैठ, या मतलब पूरी बॉडी में एक ऐसा कोई ना ऑर्गन होगा जो क्या करेगा, इस रेट को रेगुलेट, कम करना है ज्यादा करना है। जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, फिर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो देयर मस्ट बी समथिंग ना विच इज कंट्रोलिंग दिस रेस्पिरेशन रेट, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की एक्टिविटी है वो रेगुलेट करती है। कौन रेगुलेट करती है? हमारा नर्वस सिस्टम। कौन रेगुलेट करता है? नर्वस हमारा सिस्टम। नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में भी जो प्रिंसिपल ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? ब्रेन, है ना। प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सारी जो एक्टिविटीज है मेन यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ से नर्व्स निकल के पूरी बॉडी में फैलेगी, तो सिग्नल ब्रेन से जो भी हमारा इफेक्टर ऑर्गन है वहां तक जाएगा। तो ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ सेंटर्स जो क्या करते हैं, इस रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, यस मैम। अब देखते हैं कौन कौन से सेंटर होते हैं। यहाँ पर 3 मेन सेंटर होते हैं जो क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। तो देखो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर 3 सेंटर है। कौन कौन से सेंटर है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या आपने मेडुला ऑब्लोंगाटा का नाम पहले कहीं सुना है? बताओ, मेडुला ऑब्लोंगाटा सुना है गाइस? इशिका, दीपांशु, एम आई ऑडिबल? नो मैम। नहीं सुना तो नहीं बोलो ना, आई विल टेल यू। देखो जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इस ब्रेन में भी कुछ रीजंस होते हैं, हर ब्रेन में एक अलग अलग पार्ट होता है। तो यहाँ पर एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जहाँ पर क्या लोकेटेड है? रिदम सेंटर। और इसको हम क्या बोलते हैं? मेन सेंटर भी, ठीक है। ओके, यस मैम। अब देखो, अब मैंने ब्रेन के Yes, कितने ma'am. पार्ट बताए? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो जो पीछे वाला लास्ट वाला पार्ट होता है हमारे यहाँ पर, दैट इज हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में भी एक रीजन होता है पोन्स, जिसमें ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो से हम क्या पता लग सकते हैं कि ये केमिकल, और सेंसिटिव मतलब केमिकल से सेंसिटिव, और एरिया की मतलब जगह। तो हम इससे क्या यहाँ पता चल सकते हैं कि ऐसा एरिया जो क्या करे, डिटेक्ट कर ले केमिकल्स की प्रेजेंस को, राइट? ऐसा निकाल सकते हैं इससे कंक्लूजन। यस मैम। यस मैम। जो केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर ले उसको हम क्या बोले? कीमो सेंसिटिव एरिया। अब कौन से केमिकल को डिटेक्ट करेगा? 2 मेन केमिकल्स होते हैं, एक CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और एक H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर ये बॉडी में ज्यादा एलिवेट हुआ तो क्या हो, ये एरिया को पता चल जाएगा कि CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गया है, H+ आयन ज्यादा बढ़ गया। तो ये क्या करेगा, जो हमारा मेन सेंटर है इसको क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। क्या करो आप, ये जो CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जल्दी जल्दी एक्सपीरेशन करो, जिससे जो CO2 एक्यूमुलेट हुआ है ये बॉडी से क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए। क्लियर हुआ? यस। यस मैम। फास्ट नहीं गया? समझ में आया ना? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो ये हमारा पोन्स वाला रीजन है, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। फिर ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये फोर्थ ब्रेन का पार्ट है, और यहाँ पर रिदम सेंटर्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है, जिसको हम मेन सेंटर बोलते हैं। फिर ब्रेन से कौन निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे वर्टिबल कॉलम में जाके क्या होता है? फिट हो जाता है, अंदर चले जाता है। वर्टिबल कॉलम हम इसको क्या कर लेगा? प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ओके, यस मैम। यस। अब 1 बाय 1 डिस्कस करें सारे सेंटर्स को, यस मैम। ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो, उसको हमने क्या नाम दिया? मेन सेंटर, ठीक है।
ओके गाइस, Yes, ma'am. इसको मेन Yes, सेंटर ma'am. बोला क्योंकि ये क्या करता है, दोनों प्रोसेस को रेगुलेट करता है। कौन कौन सी ब्रीदिंग में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपीरियंस। है ना। तो ये जो सेंटर बैठा हुआ है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन दोनों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्लियर हुई, क्लियर हुई ये बात? मैम। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ पर लोकेटेड है, हाइंड ब्रेन में। हाइंड का मतलब होता है पीछे, है ना। हाइंड ब्रेन में एक रीजन है जिसका नाम है पोन्स, और वहां पर ये सेंटर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? यस मैम। अब क्या करता है, ये सिर्फ एक चीज को रेगुलेट करता है, मतलब ब्रीदिंग है उसमें दो चीजें हैं, एक तो होगा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। पर ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये किसको कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ इंस्पिरेशन को। ठीक है, किसको कंट्रोल करेगा ये, ओनली इंस्पिरेशन को, है ना, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। इंस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करता है, ये क्या करता है कि जो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन है, सपोज मैं बोलूं कि आप जो अब सांस इनहेल कर रहे हो उसका 0.8 सेकेंड है, तो ये फंक्शन, ये वाला सेंटर क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, ड्यूरेशन को कम कर देगा। मतलब अगर ये 0.8 सेकेंड में नॉर्मली हो रहा था, तो वो उसको क्या कर देगा, 0.4 सेकेंड का। समझ में आया? मैम ऐसा क्यों करता है? क्योंकि देखो जब क्या होती है कि हमको बॉडी की ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम धीरे धीरे सांस लेंगे, सपोज एक्सरसाइज वाली कंडीशन हुई, उसमें क्या होती है, मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब हम मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसको एटीपी चाहिए, और एटीपी के लिए चाहिए पहले ऑक्सीजन, फूड का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। पर अगर ऑक्सीजन ही नहीं है, तो क्या बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं है तो एटीपी मिलेगा बॉडी को? No, ma'am. नो मैम, नो मैम। लिए मुझे ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी लाना पड़ेगा ना, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। ये जो हमारी जो डीप ब्रीथ है ना, उसको शैलो ब्रीथ बना देगा। क्लियर हुआ? यस ma'am. मैम। क्या करते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ऑल्टर कर सकता है हमारी रेस्पिरेटरी रेट को, Yes, ma'am. बोल सकते हैं। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर बॉडी नॉर्मली रेस्ट है तो नॉर्मल ब्रीदिंग होगा, जो हमारा 12 से 16 ब्रेथ्स हो रहे थे हमारे 1 मिनट में, वही होगा। पर अगर बॉडी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है, बॉडी में बहुत ज्यादा CO2 एक्यूमुलेट हो गया है, तो इन सबको कुछ रेगुलेट करने वाला प्रोसेस होना चाहिए। इसीलिए हमारे ब्रेन में क्या होता है कि सेंटर्स लोकेटेड होते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग रहे वो नॉर्मल रहे। ठीक है, ओके। यस मैम। अब बात करते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव एरिया का मतलब इट विल डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, कौन से केमिकल, CO2 कंसंट्रेशन और H प्लस कंसंट्रेशन। मतलब अगर हमारी बॉडी में CO2 बहुत ज्यादा हो गया और H प्लस बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या ये पता लगा लेंगे कि CO2 एक्यूमुलेट हो गया है? यस सेंसिटिव एरिया पता लगा लेंगे, हाँ है ना। Yes, ma'am. यस मैम। ये कीमोसेंसिटिव एरिया पहले तो कहाँ होता है, एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, मतलब नियर बाय रिदम सेंटर कहाँ लोकेटेड था, मेडुला, है ना, नियर बाय। मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब कोई भी अगर एरिया जो केमिकल को इस डिटेक्ट कर सकते हैं, तो पूरी बॉडी में अगर कोई भी ऐसा एरिया हुआ, तो क्या हमको कीमोसेंसिटिव एरिया बोल सकते हैं, यस मैम। है ना। तो एक तो कहाँ हो गया, हमारे मेडुला के पास में। अब ये दो जगह और होता है, कहाँ पर, हमारी कैरोटिड आर्टरी और ऑटिक आर्क में। ठीक है, आर्टरी है मतलब क्या, ये ब्लड वेसल है। आर्टरी का मतलब एक ब्लड Yes, वेसल होता है ma'am. ना, जो कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो हमारा कैरोटिड आर्टरी है वो क्या होता है, हमारे नेक में लोकेटेड होता है, एंड इट सप्लाइज ब्लड टू दी ब्रेन। किसको ब्लड सप्लाई करेगा, ब्रेन, ब्लड टू दी ब्रेन। ठीक है। एक ऐसा आर्टरी जो ब्लड किसको सप्लाई करेगा, ब्रेन को करेगा, उसको हम बोलेंगे कैरोटिड आर्टरी। तो इस कैरोटिड आर्टरी में भी क्या होता है, डिटेक्ट कर सकते हैं हम किसको, केमिकल्स की प्रेजेंस को। इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, कीमोसेंसिटिव एरिया। एनी कंफ्यूजन No, गाइस? ma'am. मैम रिपीट। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी, आर्टरी का मतलब क्या हुआ, एक ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल कहाँ होगी, ऑब्वियसली बॉडी में। तो ये क्या करता है कि जो हमारा ब्रेन है उसको भी तो ब्लड चाहिए, तो उसको ब्रेन सप्लाई करने वाले कोई ना कोई आर्टरी होगी। तो ये जो हमारी कैरोटिड आर्टरी है नेक में प्रेजेंट होती है, और ये कहाँ ले जाती है ब्लड को, ब्रेन के पास। तो इसमें भी क्या होता है कि अगर CO2 का हमारे बॉडी में एक्यूमुलेशन हो गया, या फिर H प्लस आयन का एक्यूमुलेशन हो गया, तो ये जो कैरोटिड आर्टरी है क्या कर लेगी, इसको डिटेक्ट
तो क्या हम इसको कीमोसेंसिटिव एरिया बोल सकते हैं? Yes, ma'am. है ना? तो ये तो हो गई हमारी कैरोटिड आर्टरी। अब ऑर्टिक आर्च, क्या आपने ऑर्टा का नाम सुना है? यस मैम। Yes, ma'am. क्या होता है मैम ऑर्टा? मैम जो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करता है। है ना? जो मेन आर्टरी है, मतलब लेफ्ट वाला जो हमारा पार्ट है हार्ट का, वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ से आता है? लंग से आया। लंग से आया हार्ट के पास। हार्ट क्या करेगा? पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। तो जब वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है तो वहां पर जो मेन, सबसे पहले ये जो अगर हमारा हार्ट है तो यहाँ पर जो मेन आर्टरी है उसको बोलेंगे ऑर्टा, और फिर इसकी क्या बन जाएगी? ब्रांचेस। तो ये जो ऑर्टिक आर्च है ये क्या कर, एक ब्रांच है। कैरोटिड आर्टरी क्या है पहले बताओ? कौन सी ब्लड वेसल? ब्रांच है हम जो ब्लड को ब्रेन तक ले जाती है। इट सप्लाइज ब्लड टू दी ब्रेन। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो मैम। और कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन, नियर बाय मेड्यूल नहीं नहीं नहीं, नेक में प्रेजेंट होती है। आर्टरी की बात कर रहे हैं। ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है 3 जगह पे प्रेजेंट है। कौन कौन सी जगह पे? एक तो मेड्यूला के पास, एक कैरोटिड आर्टरी में, और एक आता है हमारे ऑर्टिक आर्च में। ऑर्टिक आर्च क्या है? एक ऑर्टा की ब्रांच। ठीक है। यस मैम। अब देखो इन सब ने डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करने के बाद ये क्या भेजेंगे? सब सिग्नल भेजेंगे। किसको सिग्नल भेजेंगे बताओ आप मुझे? कीमोसेंसिटिव एरिया को। नहीं, कीमोसेंसिटिव एरिया तो ये खुद ही है। ये मेन सेंटर को सिग्नल भेजेंगे। क्या सिग्नल भेजेंगे? कि CO2 ब्लड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसको एलिमिनेट करो। तो मेन सेंटर क्या करेगा? एक्सपीरेशन को क्या करेगा? जल्दी जल्दी करवाएगा, ताकि ये जो CO2 है बॉडी से क्या हो जाए? एलिमिनेट। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये तो क्या थे हमारे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। ये रेस्पिरेशन है कैसे कैसे रेगुलेट होता है। क्या ये पार्ट आपको समझ में आ गया है? यस मैम। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम डिसऑर्डर्स की। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहाँ से स्टार्ट होता है ये बताओ? नॉस्ट्रिल से। और कहाँ एंड होता है? लास्ट पार्ट क्या पढ़ा था हमने? एल्वियोलाई। है ना? तो देखो इस एल्वियोलाई से नॉस्ट्रिल के बीच में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। अगर इनमें से कोई भी डैमेज हो जाएगा तो क्या ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी? यस मैम। इसी डैमेज से कुछ डिसीज होगी जिसको हम बोलेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, Yes. ma'am. ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने हमको 3 बताए हैं। एक है एम्फाइसीमा, एक है अस्थमा, और एक है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्लियर हुई इतनी बात? यस मैम। ठीक है। सबसे पहले होते हैं अस्थमा। अस्थमा में क्या होते हैं? कुछ एलर्जिक सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। एलर्जिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? जिससे डस्ट हो सकता है, Yes, ma'am. और डस्ट के अलावा क्या हो सकते हैं? पोलेंस हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ये जो डस्ट और पोलन ग्रेन्स है ये बॉडी में एंटर करेगी, तो बॉडी इससे बचाने के लिए क्या करेगी? इट विल सिक्रीट म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट करेंगी और क्या करेगी? इसके ऊपर एक कोटिंग बना देगी कि ये आगे अंदर ना जाए। राइट? यस मैम। तो अगर म्यूकस तो सिक्रेट हो रहा है, पर अगर ये एक्सेस हो गया तो क्या ये रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर सकता है? यस मैम। है ना? यस मैम। रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें ब्लॉकेज हो सकता है अगर बहुत ज्यादा एक्सेस है। हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर रेस्पिरेटरी पैसेज हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो हमारी जो ब्रीदिंग है उसमें डिफिकल्टी होगी, एयर को इनहेल करने में, एक्सहेल करने में। यस मैम। Yes, है ना? ma'am. वो डिफिकल्टी होगी। दिस डिफिकल्टी इज क्लासिफाइड एज अस्थमा। इसमें मेनली अफेक्टेड कौन है? हमारा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है ये क्या होते हैं? ये सिग्नल भेजेंगे। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? एक टाइप का रिएक्शन किसी भी हमको एलर्जिक सब्सटेंसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाने के लिए। तो जब ये इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा म्यूकस का सिक्रेशन होता है, एंड दिस म्यूकस सिक्रेशन अगर एक्सेस में हो गया तो इट विल जो पाथ है गैस का उसको ब्लॉक कर देगा, एंड दिस
डिसऑर्डर इज कैटेगराइज्ड एज अस्थमा। ठीक है। Yes, मैम ma'am. इन्फ्लेमेशन बताना दोबारा। इन्फ्लेमेशन एक बॉडी का रिएक्शन होता है बचाने के लिए, अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आया तो उससे बचाने के लिए इन्फ्लेमेशन होता है, एंड इन्फ्लेमेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है दीदी का। गाइस, क्लियर हो गया? Yes, आगे ma'am. बताओ। यस मैम। नेक्स्ट पे आते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में कौन डैमेज होता है? एल्वियोलाई। अब बताओ, एल्वियोलाई क्या सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा था? यस मैम। है ना? Yes, ma'am. एल्वियोलाई क्या कर रहा था? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा था। अब मैं बोलूं कि जो ये एल्वियोलाई थे वो क्या होने लगे? डैमेज होने लगे। अगर ये डैमेज होगी तो क्या सरफेस एरिया कम हो जाएगा? यस मैम। और एक्सचेंज के लिए जगह भी कम हो जाएगी। Yes, ma'am. यस मैम। ये जो एक्सचेंज हमारा सरफेस एरिया रिड्यूस करने वाला जो डिसऑर्डर है वो कौन है? एम्फाइसेमा। ये किसकी वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग के लिए। तो जो भी पर्सन सिगरेट बहुत ज्यादा पीता है या स्मोक करता है वो क्या करता है कि अपने ही एल्वियोलाई को खराब कर देता। तो अगर एल्वियोलाई खराब हो जाएंगे बहुत, अगर उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा और इवेंचुअली जो एक्सचेंज ऑफ गैस कम हो जाएगा। तो फाइनली जो CO2 बाहर निकालना है उसके लिए जब भी जगह कम हो गई और जो O2 अंदर भेजना है उसके लिए भी जगह कम हो गई। क्लियर हुई ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब लास्ट आते हैं ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये ऐसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो पर्सन के काम की वजह से हो सकता है। अब देखो फैक्ट्रीज होती है, वहां पर वर्कर्स काम करते हैं बहुत सारे, करते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ठीक है। तो जो वर्कर्स उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो वहां की जो एयर है क्या वो इम्प्योर एयर होगी या प्योर होगी? Ma'am, इम्प्योर। impure. इम्प्योर होगी। तो अगर एयर में इम्प्योरिटीज है और अगर उसको हमने इनहेल कर ली तो वो इम्प्योरिटीज क्या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है? Yes, ma'am. ठीक है। तो इसने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करने लगा? डैमेज करने लगा। तो देखो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, यहाँ पे डैमेज किया, यहाँ पे डैमेज किया। अब इस डैमेज के लिए क्या होता है, अगर ये डैमेज बहुत ज्यादा हुआ तो क्या होगी? एक कंडीशन फाइब्रोसिस। जब हमको चोट लग जाती है तो एक ब्लैक कलर का डिपोजिशन हो जाता है कुछ दिनों में, होता है। यस मैम। वो Yes, ma'am. वो एक टाइप का क्या हो? फाइब्रोसिस, मतलब फाइबर का डिपोजिशन। तो अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर ये गंदी गंदी इम्प्योरिटीज अंदर चली गई तो यहाँ पर क्या होगी? फाइब्रोसिस होगी। और फाइब्रोसिस अल्टीमेटली क्या करेगी? लंग्स को डैमेज कर देगी। राइट? Yes, Yes. ma'am. है ना? इम्प्योरिटीज है इस वॉल पे, यहाँ पर उसने ऐसा कर दिया, दूसरी वॉल पे गई वहां पे ऐसा कर दिया, तो उसके लिए फाइब्रोसिस हो गई। और पूरी फाइब्रोसिस की वजह से क्या हो गया? लंग्स की वॉल क्या हो गई? अब डैमेज हो गई। वहां पर क्या हो गई? थिकनिंग हो गई। अब जो वहां पर जो लेयर थी वो क्या हो गई? थिक हो गई। अगर थिक हो गई तो अब एयर इजीली क्या हो जाएगी? एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। Yes, ma'am. तो क्या होगा कि इस वजह से क्या होता है? लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और इससे बचने के लिए तरीका है कि प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए ऐसे वर्कर्स को, ताकि जो वो एयर इनहेल करे वो क्या हो? प्योर हो। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? Yes. Yes, Yes. ma'am. ओके, तो हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है खत्म। ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक छोटा सा पार्ट समझा देती हूँ। इट इज नथिंग बट द सेम थिंग। जब O2 और इन आता है और CO2 आउट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ये कहाँ जाएगा? Breathing. पहले एल्वियोलाई के पास जाएगा जो भी गैस है, और ये फिर कहाँ मिलेगा? ब्लड के पास। ब्लड से कहाँ जाएगा? टिश्यू के पास। ठीक है। टिश्यू के पास फाइनली ऑक्सीजन अंदर आ गया। अब ये टिश्यू ऑक्सीजन का क्या करेगा? फूड के साथ क्या करवाएगा? फूड का ऑक्सीडेशन। और इस फूड के ऑक्सीडेशन से क्या बनाएगा? ATP। तो ये पूरा प्रोसेस था कि हमने ऑक्सीजन को अंदर क्यों लिया, और यहाँ पर जो CO2 इस प्रोसेस में बनता है उसको हम क्या करते हैं? यहाँ से आउट। क्या ये बात को आपको क्लियर हो गई? अब Yes, ma'am. ब्रीदिंग क्यों करते हैं, ऑक्सीजन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब कुछ क्वेश्चंस कर ले। Yes, ma'am. चलो, इस क्वेश्चन में बताओ क्या आंसर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। पहले तो बताओ ये आपको फिगर कहीं देखा देखा लग रहा है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, Gaseous exchange, alveolar, कहाँ हमने capillary. पढ़ा था? कहीं थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन हमने पूरे चैप्टर में कहीं पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिगर वहां था। Yes, ma'am. तो Yes, बताओ ma'am. ये क्या दिखा रहा है? एक क्या होगा यहाँ पर?
मैम ये एल्वियोलाई कैविटी होगी। एल्वियोलाई होगा उसकी कैविटी। अब ये डी क्या होगा? यस मैम। दो लेयर के बीच में एक सब्सटेंस बताया था, उसका नाम क्या था? बेसमेंट सब्सटेंस। Basement ये substance. क्या होगा? बेसमेंट सब्सटेंस। यस मैम। इसके नीचे वाला लेयर कौन सा था? एंडोथेलियम था, याद आया? यस मैम। Yes, ma'am. और ऊपर वाला क्या था? एपिथेलियम, Epithelium. है ना? और जो इसके अंदर एपिथेलियम। सेल्स घूम रहे थे वो कौन से थे? आरबी। आरबीसीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट मैचिंग कहाँ दिख रहा है? सेकंड वाले ऑप्शन में। तो क्या यहाँ मैं सेकंड टिक कर दूं? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर पाओगे? यस Yes, मैम। yes, ma'am. ठीक है, अब बताओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस मोड से होता है? मैम डी। सिंपल डिफ्यूजन। यस मैम। पक्का? Yes, ma'am. क्यों? यस मैम। क्यों होगा सिंपल डिफ्यूजन? मैम क्योंकि मैम वो एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। और मैम सिंपल डिफ्यूजन इसलिए क्योंकि उसमें मैम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है चीजें, हाँ, इसलिए। जब भी एक जो हमारी गैसेस है हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ जा रही थी, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन। हमने ये क्लास में भी पढ़ा था, नोट्स में जब हम डिस्कस कर रहे थे। Yes, ma'am. यस मैम। अब बताओ स्किन किसका ऑर्गन है रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के लिए? Ma'am, lizard. D. मैम बी फ्रॉग। और हो गए सबके आंसर्स? दो ही लोगों का आंसर है या बाकी लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? मैम बी फ्रॉग होगा। Frog का होगा मैम. सबका फ्रॉग है? सबका फ्रॉग है? यस मैम। Yes, ma'am. करेक्ट, इसका क्या होगा? फ्रॉग आंसर्स, क्योंकि जो हमारी फ्रॉग्स होती है वो एम्फीबियंस होती है, और एम्फीबियंस से वो क्या करती है? दो टाइप से रेस्पिरेट करती है। एक तो उनके पास लंग्स भी होते हैं और एक स्किन भी होती है। बताओ Skin होती है. स्किन के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं इसको? Cutaneous. हाँ, क्यूटेनियस। और लंग्स के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बताओ। पल्मोनरी। पल्मोनरी बोलते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो जो फ्रॉग होता है वो स्किन से रेस्पायर कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। रैपिड्स भी क्या हुआ? एक वर्टिब्रेट हुआ। लिजर्ड के पास आई डोंट नो। रेप्टाइल्स में क्या बताया था मैंने? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। स्किन ही बताया? नहीं, स्किन नहीं होगा। बताओ टाइडल वॉल्यूम का जो हमारा, इन सबके मेजरमेंट्स बताओ। टीवी कितना होता है? गाइस, एम आई ऑडिबल? 500. मैम 500। हाँ, IRV? Ma'am, 2500 to 3000. Okay, that is also correct. ERV? 1000 to 1100. 1100। RV? Ma'am, मैम 1100. 1100 to 1200। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया? Yes, यस ma'am. मैम। सबको डायरेक्टली याद ही करना है। ओके, अब यस। बताओ लंग्स किसके बने होते हैं? एक एयर फिल्ड सेक्स जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब ये कोलैप्स क्यों नहीं होते इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन? क्या प्रेजेंट होता है हमेशा लंग्स में? मैम डी। Residual volume. यस, तो लेफ्ट आउट वॉल्यूम है वो क्या करती है? हमारे लंग्स को बचाती है फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, यस मैम। ओके। अब हमको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। बताओ क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू partial pressure of oxygen, partial pressure यस of मैम। CO2। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। मैम ये करेक्ट है। इनकरेक्ट बताओ। Partial pressure of CO2 can interfere with O2 binding with hemoglobin। बताओ, अब जो फैक्टर्स आप मुझे स्टार्टिंग में बोल रहे थे उस पे क्वेश्चन आया है। PCO2, PO2 एंड pH वाला H+,
और एक कौन सा था? टेम्परेचर। बताओ HbO2 बनाने के लिए क्या होना चाहिए? उसी से क्वेश्चन आया है, देखो PO2 क्या होना चाहिए? मैम लो होना हाई। चाहिए। मैम 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 सी होगा। C होगा, यस यस मैम। मैम। है ना, क्योंकि जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर H+ आयन ज्यादा हुआ तो pH लो हो जाएगा, एंड लो pH इज नॉट फेवरेबल फॉर HbO2 सिंथेसिस। क्लियर है? यस यस देखो मैम। यस मैम। इजी इजी क्वेश्चन से और नीट में पूछे गए। अगर आपने क्लासेस बहुत अच्छी से लिए तो दैट मीन्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। यस यस मैम। यस मैम। तो इसीलिए सारी क्लासेस अटेंड किया करो, एज वेल एज लेक्चर्स के नोट्स देखा करो, रिविजन करा करो, आपकी एक ही बार में नीट क्लियर हो जाएगी। ठीक है? यस यस मैम। मैम। ओके, अब बताओ 70% CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? मैम बाई कार्बोनेट आयंस में। ओके, दैट इज करेक्ट। अब मुझे CO2 के तीनों बताओ, 3 मोड कौन कौन से एज वेल एज देयर परसेंटेज। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ओके, कितना परसेंट? मैम 20 to 25%। ओके, 2 तरीके और बचे। और मैम प्लाज्मा ओके, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके कितना परसेंट जाता है? 7%। ओके, और कौन सा बचा? बाई कार्बोनेट मैम, उसमें 70%। है ना? देखो इतना इजी क्वेश्चन आया है, ये तो हम यूं हवा में कर सकते हैं, राइट? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब बताओ हीमोग्लोबिन क्या होता है? स्किन का पिगमेंट होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट या रेस्पिरेटरी पिगमेंट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। मैम क्योंकि ये क्या डी। कैरी करता है? ऑक्सीजन और CO2 को ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को ले जा सकता है? मैम 4। है ना? और CO2 को कितनी ला सकता है? 4। उसके पास 4 ही तो सीट है ना, तो या तो वो ऑक्सीजन को बिठाएगा तो भी मैक्सिमम 4 हो सकती है, और CO2 को बिठाएगा तो भी मैक्सिमम 4 ही हो सकती है, राइट? यस Yes, मैम। Which of the following statement is true regarding RBC and in human beings? RBC के पास कौन होता है, पहले ये बताओ। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या वो 20 to 25% CO2 को ले जाते हैं? यस यस मैम। तो ट्रू तो यही हो गया। अब बताओ ये इनकरेक्ट क्यों हुआ? ऑक्सीजन कितना परसेंट जाता है? मैम 97%। 97। इसमें ये 80 लिखा है, 20 लिखा है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 97 और 3% होता है। और ये बोल रहा है कि दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, मतलब उसमें 20 to 25% जाएगी, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है? यस मैम। ओके, अब रेस्पिरेटरी सेंटर से एक क्वेश्चन आया है जो बोल रहा है कि जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन सेंटर है कहाँ पर लोकेटेड है? सेरिबेलम में, सेरिब्रल मैम पेडल? बी। बी होगा मैम। बी। ठीक है, करेक्ट। मेडुला ऑब्लोंगेटा अभी पढ़ा ना, मेन सेंटर दैट Yes, रेगुलेट्स ma'am. इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ओके, नाउ व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, आपने अपनी सांस रोक ली, तो कौन से गैसेस का चेंज होगा जो क्या करेंगे? ब्रीथ करने के लिए क्या बोलेगी? ये भी आपका सेंटर से रेगुलेशन से ही क्वेश्चन है। समझ में कुछ आ रहा है? स्लाइड दिख नहीं रही है? मैम दिख रही है। दिख रही है ना? मैम बी। देखो, डिटेक्ट केमिकल वाली कुछ बात बताई थी, यस यस मैम। मैम। किसको किसको डिटेक्ट करता है? मैम H+ आयन के कंसंट्रेशन और CO2 के। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, किसका नाम दे रहा है? CO2 का भी और O2 का, पर ये डिटेक्ट किसको कर रहा है? सिर्फ CO2 को। तो CO2 वाले क्वेश्चन देखो, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो डिटेक्ट होगा, या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो डिटेक्ट होगी? ये बोले ज्यादा हो जाएगी तो। मैम राइजिंग ज्यादा हो। राइजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन, यस मैम। है ना? अब बताओ, जो सिगरेट स्मोकिंग या स्मोक करने की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है वो कौन सा था? MC एम्फियसीमा। क्लियर है ना? डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? यस मैम। नो मैम। ठीक है, अब बताओ रेस्पिरेशन जो है उसके रिगार्डिंग में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये इनकरेक्ट और रॉन्ग और ये सब जो वर्ड्स अगर क्वेश्चन में आए ना तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर गलती हमेशा होती है। ठीक है? ओके गाइस, यस मैम। अब बताओ क्या सिगरेट स्मोकिंग
ब्रोंकाई को अफेक्ट करता है? नो मैम। ब्रोंकाई किसके केस में C. अफेक्ट होता है? C. ब्रोंकाई किसके केस में अफेक्ट होता है? मैम अस्थमा के केस में। अस्थमा में। तो दैट मीन्स ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट। Yes ma'am. अब इसमें लिखा है कि जो हमारे न्यूरल जो सिग्नल्स है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पोन्स या हाइंड ब्रेन में आ रहे हैं, क्या वो ड्यूरेशन को इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। यूज करते हैं? दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। अब ये बोल Yes रहा है ma'am. Yes, C ma'am. correct है। जो ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, क्या हमको लेंथ फाइब्रोसिस हो सकता है? Yes ma'am. ओके, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट यही मिल गया। Yes अब ये ma'am. बोल रहे हैं Yes, कि ma'am. 90% CO2 हीमोग्लोबिन ले जाता है, जबकि ये गलत है, सिर्फ 20 to 25%। अब यहाँ पर एक एडिशनल चीज और बता देती हूँ कि जो वर्कर्स से ये जो यहाँ पर डिसीज होती है ना, ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को और भी नाम दिया है। एक होता है सिलिकोसिस, स्पेलिंग में भी रॉन्ग, और एस्बेस्टोसिस। ये भी क्या होते हैं, हमारे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के टाइप। ठीक है, सिलिका डिपॉजिट हो जाना लंग्स में, एस्बेस्टोसिस, केमिकल्स अलग अलग जो डिपॉजिशन होते हैं उसके बेसिस पे ये नाम रखे। ठीक है, Yes. यस मैम। ठीक है। सो दैट इज फॉर डे।